देखिए था क्वेश्चन कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों वर्टिसेस पर मास है एम एम एम। हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ मास इन तीनों पर भी कहीं हो सकता है, कहीं बीच में भी हो सकता है। तो हमें फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर ओरिजिन मान लेते हैं। सपोज इस पॉइंट पर मैं ओरिजिन लेता हूँ, तो फिर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो तीनों में से किसी पर भी ले सकते हो। कोऑर्डिनेट्स लिखें तो इस मास के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0। 2D की बात कर रहे हैं क्योंकि एक्स वाई प्लेन में वो, और तुम चाहो तो जेड भी लिख सकते हो हालांकि, पर वो जीरो ही रहेगा हमेशा। वाई की बात करें, सॉरी सेकंड पॉइंट की बात करें, पॉइंट मास की, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A0। मैंने क्वेश्चन दिया था कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पता करने हैं तुम्हें। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ये एंगल तुम्हें पता है कि 60 डिग्री है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स तो ये है। और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई इसकी हाइट, ये जो हाइट है ना ट्रायंगल की हाइट जो है, ये तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट है। ये वाई कोऑर्डिनेट है। राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये पॉइंट जो भी था, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, इस पॉइंट का नाम रखा एन। ये ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी। एक्स कोऑर्डिनेट होगा बी एन। एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूँ, एक्स कोऑर्डिनेट होगा बी एन। एंड वाई कोऑर्डिनेट में लिखूँ तो वो होगा ए एन। ट्रायंगल की एक साइड हमें पता है, ये साइड कितनी है पता है क्या, ये साइड कितनी है गिवन है ना। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए, ये गिवन है कि तीनों साइड सेम है ए। तो तभी इसका कोऑर्डिनेट A0 आया है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो हमें पता करना है कि ये बी एन कितना है। बी एन बताओगे मुझे, बी एन। एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बहुत बार बताया तुम्हें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ए तुम्हें साइन हाइपोटेन्यूज पता हो, 60। ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है, तो ये तुम्हारा ए दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये बेस हो गया। 60 डिग्री की रिस्पॉन्डिंग बात करें तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस जो कोस होता है, हाइपोटेन्यूज का कोस, तो बेस की अगर मैं बात करूं, बेस इज इक्वल टू ए cos 60 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए sin 60। और बेस जो है, बेस यहाँ पर देखें, बेस ये बेस है बी एन, तो हमें कैलकुलेट करना है और यही हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो बी एन इज ए cos 60, that is a by 2। an is the height of the triangle, height of the triangle, height of the triangle जो क्या होगा, साइन। तो लिखेंगे a sin 60 और sin 60 की वैल्यू √3/2। √3/2। इसके अलावा हमें जो बहुत बार जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट और है, सेंट्रॉइड जिसको बोलते हैं। ये सेंट्रॉइड है, यहाँ सेंट्रॉइड होता है ना, सो सेंट्रॉइड को हम बोलते हैं, सपोज CN लिखना हो तो सेंट्रॉइड है ये। सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस या फ्रॉम एन पॉइंट, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ता है बहुत बार। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आज बता रहा हूँ, और एक आध बार और आ जाएगा तुम नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो। और बहुत सही ये भी रहता है कि तुम्हें पता तो होना ही चाहिए कि कैसे आया है, और ये वैल्यू याद रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत बार हमें रिक्वायरमेंट होती है, तुम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, तो बता सकते हो तुम क्या रिलेशन है इसमें, ये पार्ट आपस में कुछ प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। सेंट्रॉइड जो है वो इस ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट को कुछ प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है, सर 2:1। 2:1। तो ऊपर जो पार्ट है दैट इज 2, ये 1। अगर मैं लिखूं ACN और मैं लिखूं NCN, ए से डिस्टेंस सेंट्रॉइड का, ए से डिस्टेंस सेंट्रॉइड का, और एन से डिस्टेंस सेंट्रॉइड का, बताओ कितना होगा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इसका कितना, ए एन का, ए सी एन का प्रोपोर्शन जो 2 है।
2 बाई टोटल सम ऑफ रेशो, हम पहले भी मैंने ये चीज की है स्प्रिंग के अंदर, 2/3 टोटल, दोनों का सम कर लो, 2 and 1 3, तो 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल, टोटल कितनी है ये, टोटल an इज a√3/2, a√3/2 that will be a/√3, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम द वर्टिसेस, और तीनों वर्टिसेस सेम है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो हर तरफ से सेम दिखाई देगी। तो किसी भी वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम होगा, किसी भी वर्टिस से डिस्टेंस सेम होगा, a/√3 और अगर देखें तो ये पॉइंट जो है, ये तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया था सामने वाली साइड पर, बेस जिसको बोलेंगे, तो बेस के ऊपर, बेस ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, तो ये होगा, इसका प्रोपोर्शन कितने है, इसका प्रोपोर्शन है 1, तो ये साइड हो गई 1/3, और टोटल इज an एंड an इज a√3/2 एंड दैट इज a/2√3, a/2√3। ये काफी बार तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी, कि सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस कितना है, सॉरी सेंट्रॉइड से वर्टिसेस का डिस्टेंस कितना है, तो ये जो है ये सबसे सेम है। अब इक्वेटर ट्रायंगल एक बार और बनाता हूँ, तो ये डिस्टेंस वर्टिसेस, ये सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड अगर है सी में लिख रहा हूँ सेंट्रॉइड, ये और ये तीनों डिस्टेंस सेम है, आर आर आर, ये साइड अगर ए है तो, ये साइड अगर ए है तो आर कितना है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है बहुत बार, है ना, तो आर यही है, आर इज a/√3। रिपीट करना है या आ गया समझ में ये? सर आ गया। बाकी सबको यस सर, आ गया सर। आ गया सर। तो सेंट्रॉइड से डिस्टेंस, और अगर हम ये वर्टिसेस से सामने वाली साइड पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट, अब अगर तुम्हें आर याद है ना तो ये r/2 है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर तुम कह रहे हो कि ये आर है, तुम एक याद कर लो बस, सेंट्रॉइड से वर्टिसेस का डिस्टेंस जो है वो आर है, तो फिर ये r/2 है, वो a/√3 है, तो फिर नेक्स्ट जो है वो a/√3 का हाफ है, हाफ ऑफ a/√3, हाफ ऑफ r इज a/√3। तो बच्चे बहुत बार उलझ जाते हैं इसमें, शायद पहली बार मैंने बताया है, पर ये रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी चैप्टर में तुम जाओगे, नेक्स्ट ग्रेविटेशन आएगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, बहुत सारी जगह आता रहता है, इवन सेंटर ऑफ मास में भी। अब तुम उसमें जाओगे, क्या कहते हैं, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वहां पे जरूरत पड़ेगी। ये तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, कैलकुलेट करना तुम्हें आना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि पता होना चाहिए कहाँ से क्या है, और बहुत अच्छा रहता है अगर तुम्हें याद भी हो जाए तो। याद होता कैसे, देखो प्रैक्टिस करो, वहां यूज करोगे तो याद होगा। बैठ के रटने की जरूरत नहीं है कि बैठ के सर हम याद कर रहे हैं, आपने कहा था याद करने के लिए, ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि बैठ के याद करो, मैं कहता हूँ प्रैक्टिस इतनी करो कि बार बार जब वो यूज हो ना तो तुम्हें याद हो जाए, थोड़ा कोशिश करो कि वो तुम्हें याद रह जाए, है ना। चलो कल के क्वेश्चन पर आते हैं, कोऑर्डिनेट्स पता लग गए हम लोगों को, कल के क्वेश्चन पर आते हैं हम। कल का क्वेश्चन क्या था हमारा, ये इक्वेटर ट्रायंगल थी, तो 0 0 a0, अगर मैं यहाँ ओरिजिन लेता हूँ अपना, और से कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, x कोऑर्डिनेट इज a/2 एंड y कोऑर्डिनेट इज a√3/2। सब मास शायद सेम थे, पता नहीं अलग अलग रखे थे मैंने, सर अलग अलग थे। अलग अलग, So 1 2 3 कहाँ पर बने, सर Sir, ऊपर वाला top बनो। most one. ये 2 फिर ये 3 है। चलो तो फिर इसके एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फॉर्मूला में पता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाय टोटल मास। सर M2 ओरिजिन पे है। चलो अब तो मैंने लिख दिया, ठीक नहीं है क्या, लिख दिया तो लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, m2 प्लस m3, ये m3 है और ये m2 है, ठीक है। तो बताइए मेरे को सारे कोऑर्डिनेट्स बताइए, तुम एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। m1 जहां रखा हुआ है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितने हैं, जहां पर m1 है उसका एक्स कोऑर्डिनेट a/2 a/2 प्लस m2 जहां रखा हुआ है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 m3 जहां रखा हुआ है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट, a our total mass, our total mass
6. अच्छा सारे इक्वल है तो पुट कर दो, नहीं तो तुम्हें गिवन होंगे, जो भी होगा ना गिवन होंगे ये। अब y कोऑर्डिनेट की बात करें, YCM फॉर्मूला तो वही है, M1 Y1 M2 Y2 प्लस M3 Y3 डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 का y कोऑर्डिनेट देखो, A M1 root 3 by 3/2 2. a√3/2 प्लस M2 जहां रखा हुआ है वहां पर y कोऑर्डिनेट 0, 0. एंड 0 M3 जहां रखा हुआ है वहां भी 0 y 0. कोऑर्डिनेट ओवर टोटल मास। तो जो भी 0 आएगा तुम देख सकते हो, ये x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास। एक चीज में तुमसे अब आगे चलते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आगे अच्छे से हो जाएगी, बाकी तुम क्वेश्चन करोगे तो वहां पता लगेगा। एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैंने कल कहा कि बॉडी क्या है, तो मैंने कहा बॉडी को तुम ऐसे बोलोगे कि बॉडी जो होती है, क्योंकि हमें बॉडी स्टडी करनी है, अब यहाँ पर पार्टिकल हम कर चुके, काफी दिन से कर रहे थे। बॉडी मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल जहाँ होते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स एक बॉडी है। और ये पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, सपोज 6 7 जो भी n पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 लास्ट n पार्टिकल्स हैं। तो क्या तुम कह सकते हो कि ये जो है एक बॉडी है? बॉडी है या नहीं है? तुम क्या कहोगे, बॉडी है या नहीं है? इसको तो हटा देते हैं, कंफ्यूज करेगा ये। हाँ जी, ये 6 या n पार्टिकल्स का सिस्टम यहाँ पर है, तुम कहोगे कि ये बॉडी है या नहीं है? कहोगे इसको? No, sir. बॉडी क्यों नहीं कह सकते इसको, क्या प्रॉब्लम है? Sir, definitely arranged नहीं है. हाँ, किसी एक फिक्स पैटर्न के अंदर अलोंग ना, मतलब अकॉर्डिंग अरेंज नहीं है ये। जैसे रेंडमली फैले हुए हैं 4 5 10 पार्टिकल, 20 पार्टिकल, 100 पार्टिकल से 200 पार्टिकल हो, पर ये एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ऐसे ये भी हालांकि ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, पर इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। और बॉडी अगर होती तो, बॉडी तो ऐसे बीच में गैप नहीं होता, बॉडी अगर होती तो बॉडी हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये एक रोड है ऑफ मास एम, लेंथ एल, मास एम, ये। तो यहाँ भी बहुत सारे पार्टिकल है, पर यहाँ पार्टिकल डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, एक एक फिक्स फिक्स क्वांटम में एक पार्टिकल यहाँ पर है, फिर बीच में दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, बीच में गैप है। डिस्क्रीट बोलते हैं, जैसे फिक्स पैकेट होता है ना, पैकेट को बोलते हैं डिस्क्रीट। ये पैकेट सिस्टम है कि एक पैकेट में पार्टिकल यहाँ पर है, फिर दूसरे पैकेट में वहां पर है। ये जो ये भी बहुत सारे पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ भी बहुत ज्यादा है, और ज्यादा वहां भी हो सकते हैं। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर से मुझे मतलब भी नहीं है। ऊपर वाले सिस्टम में और नीचे वाले सिस्टम में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले सिस्टम में और नीचे वाले सिस्टम में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाला सिस्टम तो डिस्क्रीट सिस्टम है, मतलब पैकेट की फॉर्म में एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है ना। और ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम, कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम। कल मैंने जो तुम लोगों को फॉर्मूला बताए कि मैं वहां ऊपर लिख देता हूँ ना, तुम समझ जाओगे मैं दोबारा क्या लिखना है। आरसीएम तुम मुझे बताओगे, आरसीएम था M1 R1 प्लस M2 R2 अप टू MN RN बाय टोटल मास M1 प्लस M2 अप टू MN। ऐसा हो सकता है जब तुम्हारे एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ, n पार्टिकल्स हैं, और n का हमने लिख दिया सम। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अप टू
MnR है। ये डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, डिस्क्रीट सिस्टम का M1 प्लस M2 अप टू Mn। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये एक सम है, सम ऑफ सीरीज, और नीचे भी एक सम ऑफ सीरीज लिखा हुआ है। तो डिस्क्रीट सिस्टम का जब मास करते ऐड करते हैं ना, एडिशन, देखो इंटीग्रेशन का मतलब भी सम होता है और इसका मतलब भी सम होता है, दोनों ही इंटीग्रेशन, सॉरी सम है, ये इंटीग्रेशन भी सम होता है और समेशन जो साइन तुम यूज करते आए हो अब तक, अलजेब्रा में शायद यूज किया होगा पहले भी तुम लोगों ने 10th तक भी, ये भी सम होता है। तो नीचे जो समेशन का साइन है ये डिस्क्रीट सिस्टम का सम बताता है और एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम का सम। तो जब भी बॉडीज की बात आएगी तो फिर हमारे डिस्क्रीट सिस्टम का सम नहीं चलेगा, जो ऊपर लिखा है अब तक हमने जो पढ़ा है ना, वो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं फैले हुए हैं इधर उधर, एन पार्टिकल्स, उसमें 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 ये नहीं चलेगा। इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन, समेशन उसमें चलता है। इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, बॉडीज के लिए इंटीग्रेशन चाहिए होगा। तो आज मैं बॉडीज को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट एन पार्टिकल्स के हम लिख सकते हैं MIRI, ऐसे लिखते हैं ना, समेशन ऑफ M1R1, आई की वैल्यू 1 है तो M1R1 प्लस I is 2 M2R2 प्लस M3R3 एंड I is varying from 1 to n, और डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कैसे लिखा जाता है, समेशन M I एंड I is again varying from 1 to n, ये RCM है। ऐसे तुम XCM भी लिख सकते हो इसी फॉर्म में, YCM भी लिख सकते हो, ZCM भी लिख सकते हो। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया है मैंने कैसे लिखे, क्यों लिखे, ये पता लगा। Yes, sir. ये जो समेशन है ना, ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का है। आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ बॉडीज को। अगर बॉडीज हुई तो तुम पार्टिकल्स तो काउंट कर नहीं पाओगी, पहले पार्टिकल का मास M1 है और दूसरे का M2, तुम्हें पता ही लगेगा। कल तो हमने देखा ट्रायंगल पर, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस थे, उस पर एक पर M1 था, एक M2 था, एक M3 था, तो तुमने पुट कर दी वैल्यूज। अगर ये बॉडी होती तो फिर तुम मास M1 M2 कहाँ से लेके आते, वो तो पूरी बॉडी का मास एज ए होल देते तुम लोगों को, कंप्लीट मास ऑफ दिस बॉडी इज कैपिटल M, बात खत्म, है ना। तो उस केस में फिर हमें क्या करना होता है, उस केस में इंटीग्रेशन यूज करते हैं। एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, एक पार्टिकल मतलब बहुत छोटा मास, है ना, बहुत छोटा मास। तो पूरी बॉडी में एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, dx dy, तुम्हें याद होगा dl ले लो भाई, और dl का मास जो dm होगा, और dm को फिर जो करना है वो कर लो, फिर इंटीग्रेशन कर दो, है ना, वो सारी बातें। तो सेंटर ऑफ मास फॉर बॉडीज मैं लिखना चाहता हूँ आज। तो जो मैं लिखूंगा तुम बताना जहाँ तुम्हें प्रॉब्लम हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, सर ऐसे क्यों लिखा, पूछना मुझसे। मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद फिर बॉडी स्टार्ट करेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ continuous center of mass of continuous mass distribution। देखो ऊपर जो एक्सप्रेशन है ना, पहले तो मैं इसी को मैथमेटिकल, इसके एनालॉजी देखना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम लोग फिजिकल इंटरप्रेट करेंगे कि मतलब क्या है इस बात का, है ना। तो अगर बॉडी होती तो हम क्या लिखते, हम कहते कि भाई RCM है, RCM, हम कहते समेशन। अब M1 M2 तो वहां नहीं है, वहां पर क्या है, M1 M2 तो वहां पर नहीं है, वहां तो बहुत सारे क्या है, बॉडी के अंदर क्या देखोगे तुम, बहुत सारे particles. पार्टिकल का मास तो नहीं है, M1 M2 तो नहीं है, तुम क्या बोलोगे उनको, क्या है वो, बहुत सारे एलिमेंट होंगे वहां पर, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, हर एलिमेंट का मास होता है, हर एलिमेंट का मास जो है वो dm है। तो जो M1 M2 था ना, M1 M2, ये Mi जो लिखा हुआ है, यहाँ ith पार्टिकल है, ये 1 to n पार्टिकल्स है, तो ith पार्टिकल है ये, तो यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं, वहां पर n पार्टिकल्स थे, यहाँ n एलिमेंट्स हम बॉडी में मान लेंगे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना, dx 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 बहुत सारे बन सकते हैं, इनफाइनाइट dx बन सकते हैं। तो dm इंटू इंटू आर क्या है, ये आर क्या है बताओगे जरा मुझे, आर है क्या, आर क्या है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो तुम, वेक्टर में भी लिखा हुआ है, आर क्या है ये, एम आई एम एम इज द मास ऑफ ith पार्टिकल एंड आर से मल्टीप्लाई किया हुआ हम लोगों ने,
उसके बाद फिर सीरीज का सम क्या होगा। तो आर बताओगे मुझे, आर क्या है ये? Position vector. पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल, ith पार्टिकल, ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पर फिर हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस आर इज, यहाँ पर क्या बोलोगे, दिस आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट डीएम, जो डीएम जिसका मास है उसका पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो ऊपर लिखा हुआ है। और फिर हमें समेशन करना है। फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम हम ये यूज करते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए, और कंटिन्यूस सिस्टम के लिए ये सम करते हैं, तो इंटीग्रेशन। ये दोनों सेम लिखे हुए, सम सेम सेम है। ये i1 to n लिखा हुआ है, यहाँ भी कोई ना कोई लिमिट आ जाएगी, वो पुट कर देंगे लिमिट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है भाई, देख लेंगे वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तुम्हें फाइंड करना पड़ता है कि कौन वेरिएबल है, किस तरह का एलिमेंट है, तो अभी मैं यहाँ कुछ लिख नहीं सकता, ठीक है ना। तो उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे क्या करोगे, नीचे डीएम बहुत सारे डीएम है तुम्हारे पास, उन सारे डीएम को ऐड करोगे, टोटल मास आ जाएगा। और टोटल मास तो ऐड करते हैं, सारे डीएम को ऐड कर देते हैं, सारे डीएम को। वैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है, ये मास ऑफ बॉडी। कई बार मास ऑफ बॉडी तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ होता, तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। ये लिख दो, ये लिख दो, एक ही बात है। शायद ये ऊपर और ये सेम लिखा हुआ है, तुम्हें इसमें डिफरेंस पता होगा कि डिफरेंस क्या है। सही लिखा है ये, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टाइम्स ऑफ आर। हाँ जी, तो ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है, सिर्फ फॉर्मूला लिखे हैं, अभी इसको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। बच्चे जहाँ गलती करते हैं वो पॉइंट और मैं बता देता हूँ। वो पॉइंट ये है कि ये जो आर है ना, ये आर है, ये जो आर है, ये आर क्या है। हाँ तुमने भी बताया, वही एक बार बोलो, मेरे को दोबारा से सुनना है, क्या है यार, पोजीशन वेक्टर, Position vector. इसको भूलना मत। पोजीशन पोजीशन वेक्टर। किसका, किसका, ऑफ डीएम, ऑफ एलिमेंट्री मास। जो एलिमेंट तुम्हारा होगा, एलिमेंट्री, जो भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट हर बार अलग अलग होगा, हम लोग देखेंगे इसको कि हर बार एलिमेंट अलग अलग आता है, तो उस एलिमेंट का एलिमेंट्री मास का पोजीशन वेक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करना है। हालांकि ये भी सेंटर ऑफ मास है ना। तो वहां पर तुम जाओ, कई बार ना एलिमेंट जो है, कई बार किसी किसी बॉडी में एलिमेंट जो है वो खुद एक बॉडी होती है ना। ये चीज तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। अभी तो ऊपर जो लाइन लिखी है बिल्कुल सही है, मैं इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूँ, अब बाद में तुम्हें क्लियर हो जाएगी। अभी तो मैं लाइन लिख देता हूँ, ये आरसीएम है, ये पोजीशन वेक्टर, ये किसका है, ये किसका है, ये है सेंटर ऑफ मास, Center of mass. सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ किसका, किसका सेंटर ऑफ मास, ऑफ बॉडी। तुम्हें बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, उसका सेंटर ऑफ मास आएगा आरसीएम। और फिर ये आर क्या है, आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एलिमेंट्री मास, और पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वहां पर जब मैं सॉल्व करता हूँ तो बच्चे इनमें उलझ जाते हैं, जो काम की चीजें वहां ध्यान नहीं रहता, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है ना, इधर भी सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ है, इधर भी सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस देखने की कोशिश करना। ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, और राइट साइड में लिख रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो ये भी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ये भी, दोनों दोनों सेम है। ऑफ ऑफ एलिमेंट्री मास, एलिमेंट्री मास जो तुम ले रहे हो उसके उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है ये, एलिमेंट्री मास। समझ में आया क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्री। जैसे कभी कभी क्या होगा ना, शायद हमने डिस्कस किया भी हो पहले, या नहीं किया है तो अब शायद फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है, कि स्फेरिकल बॉडी होती है, तो स्फेरिकल बॉडी में जो एलिमेंट्री मास होता है वो डिस्क होती है, और डिस्क अपने आप में एक बॉडी है। स्फेरिकल बॉडी का, स्फेरिकल बॉडी एक स्फीयर है, स्फीयर एक बॉडी है, उसका एलिमेंट्री मास जब लेंगे तो वो होगा तुम्हारा
डिस्क, और डिस्क जो एलिमेंट्री मास है वो खुद एक बॉडी है। ऐसे स्फेरिकल होलोस्फीयर अगर हम ले लेते, होलोस्फीयर स्फेरिकल बॉडी है बट होलो है, उस केस में तुम एलिमेंट्री मास लोगे तो वो एक रिंग आएगी, और रिंग खुद एक एलिमेंट्री मास, सॉरी रिंग खुद एक बॉडी है। तो बॉडी का एलिमेंट्री मास कभी कभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट भी इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बॉडी ही भी लेते हैं, बॉडी भी लेते हैं। जरूरी नहीं कि एलिमेंट बहुत छोटा ही हो हमेशा, वो एक बॉडी भी हो सकती है। एलिमेंट मतलब ऐसे ऐसे सिमेट्रिकल शेप्स अगर हम ऐड ऑन करते जाएं तो फिर कंप्लीट वो बॉडी तैयार हो जाती है एलिमेंट्री मास से। दोनों साइड जो लिखा हुआ है इसमें, पहले तो एक्सप्रेशन हम लोगों ने इनहेरिट किया डिस्क्रीट सिस्टम से कि RCM फॉर ए कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू द dm टाइम्स ऑफ r। r इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्री मास अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ टोटल मास। टोटल मास डायरेक्ट गिवन होगा तो हम यूज कर लेंगे m, नहीं दिया हुआ होगा, क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही तुम इसी तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न में लिख सकते हो कि एक्सियम तो dm टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्री बॉडी m और dm इंटीग्रेशन। ycm भी यही लिख देते हैं, ycm इज इंटीग्रेशन ऑफ dm टाइम्स ऑफ y coordinate divided by total mass or integration of dm, and z coordinate is also same. Z coordinates of center of mass is dm times of z times of डिनोमिनेटर में लिखो मास, टोटल मास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये तुम्हारे सारे जो है एक्सीएम वाईसीएम जेडसीएम है। बॉडीज के लिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे और डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए जो कल हम लोगों ने देखा था वो यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड। हालांकि मैं कैलकुलेट करता हुआ चलूंगा और तुम्हें बताता हुआ भी चलूंगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड पहले स्टार्टिंग में हम कैलकुलेट करेंगे, पर कैलकुलेट करते करते हमें चीजें ना इस तरह से इंटरप्रेट भी करनी है कि हम उसको देख के ही बता दें कि यार तो यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, मैथमेटिकल भी तुम्हें पता होना चाहिए और तुम्हें उसका आइडिया कंसेप्चुअल भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट लगेगा और यहाँ से ये आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट हम करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड। रोड की जब बात हो रही है तो सिर्फ लेंथ है, उसकी थिकनेस, उसका रेडियस, ये सब बात नहीं होगी। ठीक है, रोड मतलब सिर्फ लेंथ, वन डायमेंशनल बॉडी होती है रोड। जो उसकी थिकनेस है या उसकी विड्थ जो तुम देखना चाहते हो, रोड की थिकनेस जीरो कैसे हो सकती है, ये बात ठीक है, जीरो नहीं है, पर जितनी भी है बहुत कम है, ए वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द रोड, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, एक रोड है और रोड को बनाया तो ऐसे ही जाएगा, देखो थिकनेस दिखाई तो देगी, अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो तुम्हें अजीब सा लगेगा ये क्या बना दिया, ये रोड कैसे हो सकती है, ये कोई रोड है। थिकनेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वन डायमेंशन की बात करेंगे। लेंथ है इसकी L, मास है इसका M। हमें पता कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, हमें पता करना है सेंटर ऑफ मास। हाँ, डेबोलिना वायर बोल सकते हैं, पर वायर बोलेंगे तो फिर ऐसे ड्रॉ करूंगा ना मैं लाइन, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुम सिर्फ उसको जैसे पिक्चर हम खींच लेते हैं, फोटो हम खींचते हैं मोबाइल फोन में, फिर उसको जूम करते हैं, तो वो वाली बात है। डायग्रामेटिकली ठीक दिखाई दे हम लोगों को, हमारे दिमाग में जो पिक्चर बने वो ठीक बने, एक लाइन की पिक्चर ठीक से बनेगी नहीं, है ना। तो थोड़ी देर में नॉन यूनिफॉर्म रोड भी लेंगे, तो हम लोग अगर देखें तो उसको रोड को इस तरह से ट्रीट करना ज़्यादा अच्छा है। बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके जो लेंथ के अलावा जो भी डायमेंशन है, कभी तुम्हें मान लो रेडियस दिया हुआ है या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ही अगर है, तो उसके अलावा जो भी इसके डायमेंशंस हैं, दो डायमेंशंस आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ द रोड। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी उधर नहीं जाना चाहिए हमें, वो डिस्कशन में नहीं है। जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्लियर होगा, हाँ ये कोई मतलब नहीं है इस बात का। ठीक है, वहां मत उलझो। देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी किसी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो तो तुम क्या करो कि ओरिजिन ले लो, कहीं पर रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि
कि रोड का सेंटर कहीं तो होगा ही, सेंटर या लेंथ यहां से ले लेते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है। सिमेट्रिसिटी देखनी, सबसे पहले सिमेट्रिसिटी देखते हैं। सिमेट्रिकल किसके अबाउट है? सिमेट्रिकल कि रोड हम इस एक्सिस के अबाउट देखें तो हमें एक जैसी ही दिखाई देती है। पहले देखो वाई एक्सिस के अबाउट देखो, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट में रोड है, लेफ्ट में नहीं है, ऐसा ही है ना। रोड जो वाई एक्सिस के राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं है। और अगर मैं एक्स एक्सिस को देखूं तो एक्स एक्सिस के ऊपर रोड नहीं है क्योंकि थिकनेस तो मैंने इग्नोर कर दी, और एक्स के नीचे भी रोड नहीं है। अगर तुम थिकनेस कंसिडर भी करते हो, मान लेते सर हम तो करेंगे, तो करो फिर। तो जितनी रोड एक्स के ऊपर है ना, उतनी ही रोड एक्स के नीचे भी है। तो हम बोल सकते हैं रोड इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, बोल सकते हैं ना। ये चीज बताना है मुझे, ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रोड इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस बट नॉट सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। वाई के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, एक्स के अबाउट है। ठीक है। तो अगर ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, इफ रोड इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, देन वाई सी एम इज जीरो। वाई कह लो, जेड सी एम इज जीरो। वाई सी एम जीरो, जेड सी एम जीरो, एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो मुझे एक्सीएम कैलकुलेट करना है कि सेंटर ऑफ मास एक्सीएम कहां पर है। ये मेरा टारगेट है इसमें। वैसे तो हमें पता है कि पूरा का पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। एक क्वेश्चन होता है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना तो फिर मास सेंटर पर नहीं आता है, सेंटर पर नहीं आता है। एक बार मैं लिख, एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेट करता हूँ, फिर आते हैं इस पॉइंट पर दोबारा से कि एक रोड है, रोड ऑफ लेंथ एल, मास एम, तुम क्या करते हैं, यहां से एक्स डिस्टेंस पर गए, मैंने कहा था कि एलिमेंट ले लेंगे, एक्स डिस्टेंस पर जाओ, एंड से एक्स डिस्टेंस पर गए तो एक स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया dx। डीएम बताओगे कितना होगा? डीएम ऑफ दिस एलिमेंट, मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, मास कितना होगा इसका, मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, dm into m by l. डीएम इंटू एम, डीएम इज एम बाई एल Sorry, m by l. इंटू dx। ये स्मॉल मास आ गया, ये स्मॉल एलिमेंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा? रेफरेंस पॉइंट तो ये है। तो इस स्मॉल एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर देखो कितना है। इस स्मॉल एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर मैंने ये लिखा था ऊपर, डीएम टाइम्स ऑफ, डीएम टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे, क्या आएगा यहाँ पर? Position vector पोजीशन of वेक्टर ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट है तुम्हारा, element. ये एलिमेंट है, ये ओरिजिन है। एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ये हो गया। बताओ कितना है ये, कितना है ये एक्सियम लिखना चाहता हूं मैं, बताओगे कितना है? So position vector x. एक्स इंटीग्रेशन, सर dx को भी कंसिडर नहीं करेंगे? डीएम इंटू एक्स। वैसे तो तुम ना तो एक्स बोल सकते हो, बहुत ज्यादा प्रिसाइसली तुम देखना चाहते हो, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्स प्लस डी एक्स बाई टू। अब ठीक है, सर 2 अगर से भी तुम्हें, तुम मतलब एक्स तक भी काउंट मत करो तुम, दूसरी बाउंड्री तक भी मत करो, सेंटर तो सेंटर में होगा ना। तो फिर मैं ऐसे लिखूं कि एक्स प्लस डी एक्स बाई टू, ऐसे ठीक नहीं है? यस सर। एक्स प्लस डी एक्स बाई टू, तो फिर टर्म क्या रहती है, डीएम टाइम्स एक्स इंटू डीएम प्लस डीएम इंटू डी एक्स बाई टू। और डीएम भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, पहले भी ऐसा आया होगा, डीएक्स भी स्मॉल क्वांटिटी है,
तो स्मॉल क्वांटिटीज को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं और फिर उसका हाफ भी करना है वो और स्मॉल हो जाएंगे। तो बहुत स्मॉल नंबर है ये इस टर्म के कंपैरिजन में। दिस नंबर इज वेरी स्मॉल, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, नेग्लिजिबल स्मॉल। तो फिर ये टर्म क्या बच गई, डीएमएक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो हमें पता ही है इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, टोटल मास ऑफ द रोड इज कैपिटल एम। वैसे एक्सियम लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, इंटीग्रेशन करो। एक्स इज वेरिंग फ्रॉम, एक्स की लिमिट भी पुट कर लेते हैं, बताओ एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं। एक्स इज वेरिंग फ्रॉम, तुम्हें इस रोड का इंटीग्रेशन करने, एक एलिमेंट सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर है, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर है इस एंड पर, लास्ट एलिमेंट रोड का यहाँ पर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, वन एंड लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक। लेफ्ट हैंड के लिए वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी, और लेफ्ट हैंड ऑफ द रोड 0 to वैल्यू ऑफ एक्स L. इज 0, एंड अप टू राइट हैंड तक तुम Any. जाओगे L. तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द राइट हैंड विल बी इक्वल टू एल। एल इज द लेंथ ऑफ रोड, ये एल। द लिमिट ऑफ द integration will be 0 to L. Put the value of dm, dm is m by L into dx into x, integration 0 to L। 1 by m को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये m जो साइड में लिख लिया। m by L कांस्टेंट है, 1 by m तो ऑलरेडी है, m by L इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा m by L और फंक्शन बच गया x dx 0 to L। एक्सियम ये तो कैंसिल हो गया, 1 by L इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू L, और 1 by 2L, 2 मैंने बाहर ले लिया, L की लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट इज L, तो L स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर दैट इज L by 2। एक्सियम इज L by 2। तो सेंटर ऑफ मास, अब ये कहां से कैलकुलेट किया हम लोगों ने, रेफरेंस पॉइंट क्या था, सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज L by 2 फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या था हमारा, So left side वाला end. रेफरेंस पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड था, रोड का लेफ्ट हैंड हमने रेफरेंस लिया था, मतलब सेंटर ऑफ मास अगर देखें तो ये लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। लास्ट लाइन यस सर। इंटीग्रेशन कर दिया, ये एक्स डी एक्स यहाँ तक ठीक है, ये एक्स डी एक्स यहाँ तक ठीक है, यस सर। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ये ठीक है। ये इंटीग्रेशन नहीं आता, एक्स डी यस एक्स सर ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर में मैंने एक बार अपर लिमिट पुट कर दी, एक्स की जगह एल पुट कर दिया तो एल स्क्वायर हो गया, माइनस उसी एक्स की जगह पर एक बार लोअर लिमिट पुट कर दी 0 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाई 2 एल बच जाता है, एल स्क्वायर बाई 2 एल इज एल बाई 2, तो एल बाई 2 हो गया। एल बाई 2 जो है ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट तुम्हें याद हो तुम लोगों ने लेफ्ट हैंड ऑफ द रोड लिया था, ये सेंटर ऑफ मास है। ये सेंटर ऑफ मास है, डिस्टेंस है एल बाई 2 लेफ्ट हैंड से। मैं जो बोलना चाहता था, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे कि सेंटर ऑफ मास का बिल्कुल सेंटर ऑफ बॉडी पर आएगा। सेंटर ऑफ बॉडी उसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ बॉडी मतलब होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर मैं एक रॉड ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब मिड पॉइंट ऑफ द बॉडी और मिड पॉइंट ऑफ द रोड इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। कहां पर आएगा ये तुम्हें पता है कि L by 2 पर आएगा, अगर रोड की लेंथ L है तो L by 2 पर ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रोड आएगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर ही सेंटर ऑफ मास आएगा या नहीं आएगा ये हमें देखना है। हालांकि लास्ट केस जो हमने लिया है उसमें सेंटर ऑफ मास L by 2 पर आता है, और हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर भी L by 2 पर ही आएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर ही आएगा हमेशा? क्या ये लाइन हम बोल सकते हैं? तुम बता सकते हो, मुझे थोड़ी हेल्प कर सकते हो इस बारे में, कि मैं ये कह दूं कि स्टेटमेंट सही रहेगी कि बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा।
No, ज्योमेट्रिकल sir. ज्योमेट्रिकल सेंटर समझ रहे हो ना तुम लोग? ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब उसका सेंटर, जैसे रिंग है तो रिंग का सेंटर जो है ये सेंटर सी, ये सेंटर सी, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। स्फीयर है, उसका सेंटर जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। तो क्या सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा? रिंग का सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा? मैं ही पूछना चाह रहा हूँ। नॉन यूनिफॉर्म के केस में नहीं आएगा। नॉन यूनिफॉर्म No, sir. मतलब बॉडी सिमेट्रिकल हो, बॉडी अगर सिमेट्रिकल है और यूनिफॉर्म डेंसिटी है फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात अलग होती है। फॉर इफ body is symmetrical and distribution of mass is uniform, then center of mass of body coincides with geometrical center. Geometrical center of the body. A body is symmetrical and distribution of mass is uniform. Then center of mass body coincides with the geometrical center of that body. तुम एग्जांपल ले सकते हो। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एक रोड है कुछ इस तरह की, ये यूनिफॉर्म रोड है। यूनिफॉर्म रोड से मेरा मतलब क्या है? देखो इसका लेंथ एल है और मास एम है। तो यूनिफॉर्म रोड से मेरा मतलब है यूनिफॉर्म रोड मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल, एम बाई एल इस इसको लेमडा लिख देते हैं। एम बाई एल मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी इज सेम, इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रोड। तो ये यूनिफॉर्म रोड है फॉर यूनिफॉर्म रोड। फॉर नॉन यूनिफॉर्म रोड है तो लैम्डा मतलब पता है तुम्हें, मास पर यूनिट लेंथ इज ए प्लस बी एक्स। ए प्लस बी एक्स में इंटीग्रेशन थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा, तो हम लेते हैं ए एक्स ले लेते हैं। ए एक्स एक्स क्या है? लैम्डा जो वेरिएबल है, एक्स क्या है? एक्स डिस्टेंस of a point on the road from लेफ्ट हैंड। मतलब यहां से एक्स की वैल्यू जब जीरो तो लैम्डा जीरो, मतलब यहां पर यूनिट लेंथ का मास जीरो है। जब एक्स की वैल्यू एल होगी तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हेन एक्स इज एल तो लैम्डा कितना? ए एल। और लैम्डा है क्या? लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल, या तुम इसको डीएम बाई डीएल भी बोल सकते हो, डीएम बाई डीएल मास पर यूनिट लेंथ। क्योंकि यहाँ पर जो मास है ना, रॉड में जो मास है वो सारा मास लेंथ के अलोंग डिवाइड है। मैंने कहा था विड्थ नहीं है, इसकी थिकनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेंथ है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऐसे भी आएंगे जहां पर मास जो है वो एरिया में डिवाइड हो, और कुछ ऐसे भी आएंगे जहां मास वॉल्यूम में डिवाइड हो। तो डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और डेंसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हम बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तो ये भी मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ तुम लोगों को। तो तीन तरह से मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, तीन तरह से होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन।
मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि तीन ही तरह के डायमेंशन हम लोग पढ़ते हैं, तीन तरह की बॉडी ही हम देखते हैं एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट इज लीनियर मास, मतलब कोई मास जो है वो अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट किया है, एरिया में मास नहीं है, सिर्फ लेंथ में। जैसे रिंग की बात करें, रिंग एक वायर की बनी होती है, उस रिंग की थिकनेस नहीं है, थिकनेस बहुत कम है, इग्नोर कर देते हैं लेंथ के कंपैरिजन में, 2πr के कंपैरिजन में। तो हम बोलेंगे पूरा का पूरा मास जो लेंथ में, तो हम बोलेंगे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे केस में हम लैम्डा कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा क्या होगा, अगर एम, वैसे तो लैम्डा होगा, अब नॉन यूनिफॉर्म की बात चल रही है, कांस्टेंट है तो एम बाई आर लिख लो, अब वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर तुम एम बाई एल से काम नहीं चलेगा हमारा, डीएम बाई डी एल, डीएम बाई डी एल, मतलब डीएम जो है, डीएम स्मॉल मास और स्मॉल लेंथ, लैम्डा इंटू डी एल। उस पॉइंट का लैम्डा कितना है जिस पॉइंट पर एलिमेंट तुमने लिया है ना, एलिमेंट लेते हैं ना हम लोग, तो एलिमेंट जहां पर लिया है वहां पर लैम्डा कितना है। ऐसे तुम्हारा फिर होगा एरिया या सरफेस, जब तुम सरफेस की बात करोगे, जब तुम सरफेस की बात करोगे तो फिर डेंसिटी दूसरी आ जाएगी, मास कहाँ डिवाइड होगा, एरिया में, तो हम लिखेंगे डीएम बाई डी ए, तो उस डेंसिटी को सिग्मा लिख देते हैं, सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी, उधर लीनियर मास डेंसिटी ये है। स्मॉल एरिया हम लेंगे डी ए, स्मॉल एरिया डी ए का मास कितना होगा, हम लिखेंगे स्मॉल एरिया का मास डीएम होगा, एंड देन डीएम विल बी सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए, डी ए उस एलिमेंट का एरिया, सिग्मा जहां पर वो तुमने डी ए लिया है ना, जहां पर भी वो है वहां पर सिग्मा कितना है, सरफेस मास डेंसिटी कितनी है, उससे मल्टीप्लाई करो। थर्ड आता है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज वॉल्यूम मास, तो थर्ड जो वॉल्यूम, अब पूरा का पूरा मास जो वॉल्यूम में डिवाइड हो जाता है तो हम लोग उसकी डेंसिटी देखते हैं, डीएम बाई डीवी, ये तुम्हें पता ही है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये रो होता है रो। स्मॉल एलिमेंट का मास ये डीएम, तो स्मॉल वॉल्यूम ले लो, और जहां पर स्मॉल वॉल्यूम लेते हो वहां पर रो कितना है वो चेक करो, वही तुम्हारा आंसर है, ये डीएम हो गया ये। अब तुम्हें मास देखना है कि मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, डिस्क, डिस्क में तुम क्या देखते हो, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इन केस ऑफ डिस्क, surface mass distribution. सरफेस, वॉल्यूम, सॉरी ये होलोस्फीयर, होलोस्फीयर का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ मुझे, Surface. सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर, Volume. होलोकॉन, Surface. सॉलिड कॉन, Volume. डिस्क, डिस्क डिस्क, Surface. रिंग, surface, रिंग के बारे में बताओ, Linear. रिंग का मास कहाँ पर होता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, Linear. linear, सारा मास लेंथ में, सारा मास लेंथ में। ऊपर हम लोग देख रहे थे, हम रोड की बात कर रहे हैं, रोड, तो यहाँ पर मुझे करना तो वही है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस जाऊंगा मैं, मेरी अप्रोच तो वही रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर गया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया dx, क्योंकि लीनियर मास डिस्टेंस रोड है तो, और जहां पर ये dx मैंने लिया है ना, यहाँ का लैम्डा चेक करेंगे, यहाँ का लैम्डा कितना है, उस लैम्डा से dx को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए, फॉर्मूला देखिए हमने, डीएम इज लैम्डा डीएल, डीएल इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, तो यहाँ पर मैं देखूं तो डीएम इज लैम्डा डीएक्स। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इन तीनों का मतलब है तो समझ में आएगा। आगे देखते हैं, देखो इसमें एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, कुछ लोग ऐसा भी, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट तुम फॉर्मूला याद कर लो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा, है ना।
एक तरीका ये है कि हम सारे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके देखें। उसमें टाइम बहुत लगता है, 3-4 क्लास हमारी निकल जाती है उसी में, जो कि हम एक क्लास में कर सकते हैं। 4 क्लास निकालने का मतलब है तुम्हारे सिलेबस का टाइम कम बचता है। तो तुम जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। टाइम कम बचेगा तो ऑब्वियस है कि जो परफॉर्मेंस है वहां पर थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। जरूरी नहीं है फंडामेंटली पढ़ोगे, हो सकता है अच्छी भी हो जाए। तुम्हें अगर 4 दिन जो पढ़ाया जाता है अगर वो तुम अच्छे से पढ़ लेते हो, तुम्हें समझ में आ जाता है, तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बेटर होगी। क्योंकि वो थोड़ा सा मैथमेटिकल ज़्यादा रहता है बच्चों को। मेडिकल साइड में बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं उसको। बुक्स में भी तुम देखोगे तो मेडिकल की बुक्स में नहीं लिखा हुआ रहता। पर मेरा मानना है पढ़ लेना चाहिए, मैं मानता हूँ ऐसा। समझ में आ ही जाता है, कोशिश करोगे तो आ भी जाएगा। पर वो एप्लीकेशन जब तुम्हें समझ में आती है, फंडामेंटली तुम फिजिक्स को समझते हो, कोई बात नहीं, एक टेस्ट में मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो कंसेप्ट ना 5-6 बार आएगा। एक बार तुम यहाँ सीख गए तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें थोड़ा इजी लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर में ही आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से आएगा। फिर तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, फिर वो ग्रेविटेशन में फिर आएगा। ऐसे वो आता रहेगा। तो हो सकता है पहली बार थोड़ा टफ लगे, पर मैं कहता हूँ कि तुम प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आ जाएगा। और सीख लेना चाहिए कि बेसिक फिजिक्स है, वो फंडामेंटल फिजिक्स है। कोई बात नहीं, 21 डेज में इन्होंने दे दिया टाइम, तो कम रह सकता है, कोई बात नहीं। पर हमें वो सीख लेना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा है। बाकी तुम बता देना क्या करना है, ठीक है। तो अब एक बार मैं देखना चाहता हूँ रोड। तो ये है हमारे पास, ये रोड है। रोड के जो लैम्डा है ना वो कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा यूनिफॉर्म नहीं है, ये ए एक्स है। लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, मतलब डीएम बाई डीएल, या मास पर यूनिट लेंथ डीएम बाई डीएल जो है लैम्डा होता है, दैट इज ए एक्स, कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वही हमारा रेफरेंस हमारा लेफ्ट हैंड है तो ये 0 0 है। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर गए तो यहाँ एक एलिमेंट ले लिया। तो पहले मुझे बताओ यहाँ का लैम्डा कितना है। लैम्डा फॉर दिस पॉइंट, लैम्डा एट ए डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कितना है वो, एक्स ही है। ये सही लिखा है। Yes, sir. मान लो Yes. ये तुम्हारा जेड होता, तो फिर मैं क्या लिखता, लैम्डा एट दिस पॉइंट इज कितना लिखता फिर मैं, ये Is it? फिर मैं Easier. जेड लिखता है ना। तो लैम्डा एक्स इज ए एक्स। तो ये जो लेंथ है एलिमेंट की, जो लेंथ है, लेंथ एलिमेंट लूंगा मैं यहाँ पर। ये लेंथ जो है dx है, तो उसका मास बताओ मुझे। मास जो है dm इज लैम्डा इंटू लेंथ, और लेंथ ऑफ एलिमेंट इज dx। तो dm कितना हो गया, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, ax dx। a यहाँ पर कांस्टेंट है, dm इज ax dx। इंटीग्रेशन x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm mass of element into position vector of element। एलिमेंट का पोजिशन वेक्टर बताओ क्या है, रेफरेंस हमारा लेफ्ट हैंड है तो एलिमेंट का पोजिशन वेक्टर हो गया x, Yes, sir. और डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास में पता नहीं है हमें, इसमें तो मास दिया हुआ ही नहीं है, इसमें तो डेंसिटी दी हुई है। तो हमें पता है कि dm कितना होता है, dm इज ax dx। ये देखो दिया हुआ है, ये ax dx है। तो यहाँ पर लिखूंगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम में यही कैलकुलेट कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर में काफी बड़ा फंक्शन दिखाई देगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम अगर मैं देखूँ तो टोटल मास आता है, मास ऑफ द रोड, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख देता हूँ मैं। एक्स इज वेरिंग फ्रॉम रोड, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक रोड पर जाना है हम लोगों को। फॉर लेफ्ट हैंड एक्स इज 0 एंड फॉर राइट हैंड एक्स इज एल एंड एम इज मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर, टोटल मास इज ए एल स्क्वायर बाई 2। प्रोविजन नहीं होना चाहिए तुम्हें, लिमिट वगैरह सब पुट कर दी मैंने यहाँ पर। मास जो है वो ए एल स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है ना। मैं डीएम की जगह ये डायरेक्ट पुट कर दूंगा। डीएम एक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डीएम इज ए एक्स डी एक्स, ये डीएम हो गया, इंटू एक्स इंटीग्रेशन एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 to L ओवर टोटल मास दैट इज ए एल स्क्वायर बाई 2। तो ए तो ऊपर भी है, वो बाहर आ जाएगा ए, और इंटीग्रेशन में बच जाता है एक्स स्क्वायर डी एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 to L, एंड डिनोमिनेटर हो गया ए एल स्क्वायर बाई 2, 2 ऊपर चला गया। सही है नहीं यहाँ तक, ठीक Yes, लिखा है sir. मैंने ये। तो एक्सियम फॉर नॉन यूनिफॉर्म रोड, ए से ए कैंसिल, 2 by L स्क्वायर इंटीग्रेशन कर दो एक्स स्क्वायर डी एक्स का, कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई 3,
फ्रॉम 0 to L, और 3 बाहर आ जाता है, 2/3 L², अपर लिमिट L³ - 0³, लोअर लिमिट इज 0, एंड 2/3 L² L³, L³ से L² कैंसिल हो जाए तो ये आता है 2/3L, 2/3L। अब ये सेंटर पर नहीं है, L/2 पर नहीं है, क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म नहीं थी, उसका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, स्टार्टिंग में उसकी डेंसिटी कम थी, जैसे जैसे आगे गए हम लोग डेंसिटी इंक्रीज करती गई, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं था, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर वहीं मिलेगा जहाँ पहले था। ज्योमेट्रिकल सेंटर तो रोड है, यूनिफॉर्म रोड है, शेप वाइज अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिकल सेंटर वहीं पर है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स राइट। कहाँ शिफ्ट किया देखो, फॉर यूनिफॉर्म रोड कंपैरिजन और करता हूं मैं, ये सेंटर ऑफ मास है और यही ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये यूनिफॉर्म रोड है, इसको उठा देते हैं, यूनिफॉर्म रोड, और ये नॉन यूनिफॉर्म रोड है, यहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर है, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास, ज्योमेट्रिकल सेंटर यहीं पर है, सेंटर पर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया, देखो यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म गए तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया, सेंटर ऑफ मास तो थोड़ा तुम्हें आइडिया हो सकता है एक पिक्चर बनाने के लिए ये सारी बातें, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। सेंटर ऑफ मास shifts from the geometrical center, ऐसा रोड के लिए नहीं है, ऐसा सारी बॉडीज के लिए। शिफ्ट्स फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर था, यहाँ पर था पहले सेंटर ऑफ मास, राइट साइड में चला गया टुवर्ड्स, किस तरफ गया तुम बताओगे जरा मुझे? जिस साइड मास ज्यादा है। साइड मास ज्यादा है, टुवर्ड्स द हैवियर मास, टुवर्ड्स द हैवियर मास, जिधर ज्यादा मास है ना। एक साइड से रोड हल्की थी, एक साइड से भारी रोड थी, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो ये था बेसिक आइडिया, फंडामेंटल अभी तो देखो स्टार्ट नहीं हुआ है, बॉडीज आएंगी तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, कुछ बच्चों को कैलकुलेशन फास्ट तो नहीं है, कैलकुलेशन जल्दी कर दी हो मैंने, ऐसा तो नहीं है? कैलकुलेशन ठीक है कि कैलकुलेशन की वजह से लैग कर रहे हो बच्चे कि सर हमें इंटीग्रेशन बहुत Yes, जल्दी, sir. प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन में? तो स्टार्टिंग में थोड़ा टिपिकल था लेकिन अब ठीक है। हाँ ये मतलब मैं, मेरे को तो आदत पड़ी हुई है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ किसका ये आंसर आएगा, यूँ कह सकते हो याद भी है शायद, पर याद नहीं है, वो देख के आइडिया लग जाता है मुझे, कैलकुलेट कर लेता हूँ इसमें। तो मैं अगर देखो मैं कई बार ना स्टेप स्किप कर देता हूँ जो मैथ्स का है, मैं मानता हूँ कि मैथ्स अलग है और फिजिक्स अलग है। जब तक मैं फिजिक्स के बारे में बोलता हूँ तो बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, बहुत स्लोली स्लोली हर बात बोलता हूँ, जैसे ही मैथ स्टार्ट करता हूँ मेरी स्पीड बढ़ जाती है, ये मुझे मेरे बारे में पता है। और तुम या तो ऐसा कर दिया करो कि मैथ्स है हम अपने आप सोल्व करेंगे, अपने दिमाग में ना ये चीज डाल लो कि मैथ्स है ना कोई बात नहीं, हम अपने आप घर जाके सोल्व कर लेंगे, तो तुम्हें ना प्रॉब्लम नहीं होगी, जो तुमसे समझ नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। और या फिर तुम ये कर लिया करो, सर सर थोड़ा धीरे बोल दिया करो, मैं धीरे कर दूंगा। ऐसा मत रखना कि तुम समझ में नहीं आ रहा चुपचाप बैठे रहो, तो साइकोलॉजिकल एक बार तुम्हारी चीज दिमाग में एंटर कर जाती है ना, उसको निकालना फिर मुश्किल हो जाता है और फिर तुम लैग करते जाओगे। भाई जब तक फिजिक्स है तब तक तुम्हें धीरे ही बोल रहा हूँ, और जब मैथ स्टार्ट हुआ तो तुम भी कह दो ना कि सर हम अपने आप कर लेंगे, ये तो कोई बात नहीं, तो मैं छोड़ ही दूंगा ना। और अगर मैं स्पीड से कर रहा हूँ तो और तुम्हें लगता है कि नहीं हमें समझना जरूरी है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, घर जाके पता नहीं क्या होगा, तो तुम बोल देते हो थोड़ा धीरे बता दो, तो थोड़ा धीरे बता देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। अब मेरे हिसाब से फंडामेंटली सेंटर ऑफ मास मैं बता चुका, छोटे छोटे बहुत सारी टर्म्स हैं, और एक तरह से कोई चैप्टर सीखने से पहले हमें उस चैप्टर की लैंग्वेज सीखनी होती है कि क्या क्या वर्ड्स मैं यूज करूंगा। तो मैंने सब कुछ बताया, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, यूनिफॉर्म रोड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, डिस्क्रीट सिस्टम क्या है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम क्या है, सब इंट्रोडक्शन था, ये सब कुछ हम यूज करेंगे। ये लैंग्वेज ऑफ चैप्टर होती है, कुछ चैप्टर ऐसे ऐड होते हैं जिसमें पहले उसकी लैंग्वेज सीखनी होती है, तो हमने लैंग्वेज ऑफ चैप्टर की बात की, फंडामेंटल्स जो है चैप्टर के वो यही थे।
अब हम कल अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक से, क्या होता है तब देखते हैं। ठीक है, शायद क्लास ओवर करते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. सेम टाइम पर।